नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 36। यानी कि इससे पहले 35 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो आपके आते हैं डेली सुबह 7 बजे। और शाम को 7 बजे कौन सी क्लास आती है? तो शाम को 7 बजे आती है आपकी कंप्लीट मैथ्स, है ना, जो कंप्लीट मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एक एक चैप्टर डेली पढ़ाया जाएगा। आपको कल शाम को 7 बजे भी आई थी, है ना, आप सबने देखी थी। और आज शाम को 7 बजे भी आती है। तो सुबह 7 बजे तो आपका मॉक टेस्ट आता है और शाम को 7 बजे आपका चैप्टर वाइज क्लास चलती है। तो दोनों आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। लिखा हुआ है दो दर्जी हैं एक्स और वाई। इनको इनके नियोक्ते द्वारा, यानी कि जिनने नियुक्त किया था इनको 550 रुपये प्रति सप्ताह दिए जाते हैं। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि के 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाता है? वो बोल रहा है कि एक्स को वाई का 120% दिया जाता है तो वाई को कितना मिलता है? 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये या 350 रुपये। चलिए आप इसको करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखिए, एक्स और वाई में दोनों में कनेक्शन क्या है, तो आप लिख लीजिए एक्स और वाई। ठीक है साहब। अब उसने बोला कि एक्स को वाई की दी गई राशि का 120%, वाई को कितनी दी गई? मान लो वाई को 100% दी गई, तो इसका 120% किसको? एक्स को दी गई। तो अब इन दोनों में रेशो बन जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा आपका, और दो जीरो से आपका, दो जीरो नहीं, अभी एक जीरो से एक जीरो, और आप दो से करेंगे, दो छंग 12 और दो पंजे 10, यानी कि रेशो बन गया इनमें 6 और 5 का। यानी कि एक्स और वाई में रेशो क्या बना आपका? 6 और 5 का रेशो बन गया। ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है कि दोनों को वो बोल रहा है कि 550 रुपये प्रति सप्ताह दिए जाते हैं एक्स और वाई को, उनके नियोक्ता द्वारा 550 दिए जाते हैं। तो 550 दोनों को दिए जाते हैं, यानी कि 6 और 5 किसके बराबर? 11 के बराबर। 550 दोनों के हैं, इसलिए नीचे लिख दिया मैंने 11। आपसे क्या पूछा कि y को कितना मिलता है? तो y का रेशो क्या है? 5 है। तो आप क्या कर दोगे? 5 इंटू में कर दोगे। तो 11 से काटोगे, 11 पंजे 55, और 50 का 5 गुना करोगे तो 250 रुपये किसको मिलते हैं? आपके y को। यानी कि y का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। लिखा हुआ है कि उत्तम पाठ योजना वह है। देखिए, पाठ योजना संबंधित कल भी क्वेश्चन था कि वो कैसी होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। और आज क्वेश्चन आ गया है कि उत्तम पाठ योजना कौन सी है जिसमें मानसिक क्रिया धीमी हो या मानसिक क्रिया तीव्र तीव्र हो। तीव्र यानी कि फास्ट, है ना, तीव्र हो। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि उत्तम पाठ योजना वह है जिसमें जो क्या हो, मानसिक क्रिया जो है आपकी कैसी हो? तीव्र हो, यानी कि फास्ट हो, जिसमें दिमाग तेज चले, वो है आपका उत्तम पाठ योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक छात्र के पास होने के लिए, एक छात्र को अगर पास होना है तो उसके लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना है, 33%, है ना। उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक यहाँ पर मतलब है आपका पूर्णांक कितना है, यानी परीक्षा कितने नंबर की थी। और वो पूछता है कि न्यूनतम अंक कितने हैं। तो न्यूनतम अंक का मतलब होता है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। न्यूनतम अंक का मतलब होता है प्राप्तांक, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। और पूर्णांक का मतलब होता है अधिकतम अंक, जितने टोटल पेपर था। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका 125 नंबर तो वो लाया, ठीक है साहब, और 40 अंकों से फेल हो गए, यानी 125 तो आए, और अगर 40 और आ जाते, 40 से फेल हुआ और 40 और आ जाते, यानी 125 और 40 और आ जाते, तो आपके 165 नंबर हो जाते हैं। यानी कि 165 में आदमी पास हो रहा है ना, 165 में आदमी पास हो रहा है। तो इसका जो 165 है वो बराबर है किसके? 33% के, क्योंकि पास होने के लिए 33% चाहिए, और नंबर में कितने चाहिए? 165। तो ये जो 165 है वो 33% के बराबर है, और आपके अधिकतम अंक चाहिए तो इंटू करना पड़ेगा 100 का। तो आप क्या कर सकते हो, 33 से डायरेक्ट कितनी बार जा रहा है? ये 5 बार, और 5 इंटू 100 हो जाएगा आपका 500। आप चाहे तो 3 से काट के भी देख सकते हैं, 3 से 11 बार, और 3 3 बजे 15, 3 बजे 15, और 11 से फिर कट जाएगा 5 बार, और ऐसे करके 500 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। तो अधिकतम अंक कितने थे आपके? 500। इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। लिखा हुआ है कि संश्लेषण और विश्लेषण का प्रयोग होता है काय में? प्रमेय में, अभ्यास में, उपरोक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका? आपका आंसर इसमें लगाइए कि प्रमेय में होता है, अभ्यास में होता है, उपरोक्त दोनों में या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि ए और बी, ए बी सी यानी कि तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, एक काम का ठेका 440 रुपये में लेते हैं, यानी कि ए बी सी मिलके एक काम लेते हैं जिसके वो लेंगे 440 रुपये। ठीक है साहब। वो बोल रहा है कि ए और बी ने 9/11 काम किया, यानी कि टोटल काम 11 था, उसमें से 9 किसने कर लिया, ए और बी ने। अब बाकी कितना बचा होगा, तो आपको दिख रहा है कि 11 में से 9 काम कर लिया तो बचा हुआ कितना है, 2। तो वो कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है साहब। और बोल रहा है कि तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 440 रुपये बराबर बटेंगे किसमें, 11 में, क्योंकि 11 तीनों का भाग है, और उसमें से 9 अगर ए बी ने कर लिया तो सी का बचा हुआ कितना है, 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 11 से काट देंगे, 11 चुक 44 यानी कि 40, और 40 का डबल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। लिखा हुआ है, किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें खुद खोजना पड़ता है ना, और खुद ही सीखना पड़ता है, तो कौन सी ऐसी विधि है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो है विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी है कार्य विधि, ऑप्शन नंबर सी है निगमन विधि, या ऑप्शन नंबर डी है आपका आगमन विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्य विधि इसका आंसर हो जाएगा। कार्य विधि में जो है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना पड़ता है। तो कार्य विधि में जो है किसी भी सभी बच्चों को एक कार्य दिया जाता है, उसमें बच्चे स्वयं खोज करते हैं और स्वयं सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने वो बताया था ना कि सेठ जी हैं, कोई सामान लाते हैं, जैसे मान लो ये सेठ जी हैं, ठीक है साहब। तो अब ये सेठ जी बाजार से सामान लेकर आए है ना, अब वो ये सेठ जी क्या करेंगे, आपके उतने में ही बेच देंगे क्या, मान लो 100 रुपए की कोई चीज़ लाए तो सेठ जी 100 में बेच देंगे, नहीं नहीं नहीं, सेठ जी क्या करेंगे, उस पर अंकित करेंगे 20% अधिक। मान लो इसने क्या किया, सेठ जी लेकर आए 100 रुपए का सामान और उसने इन्होंने उस पर लिखा कितना, 120 रुपए लिख दिया, ये आपका एमआरपी हो गया। अब सेठ जी ने कहा कि 120 में तो कोई लेगा नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर 5% की छूट भी है, 5% की छूट यानी कि 5% का डिस्काउंट है। तो आप 120 का 5% निकालते हो तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, 120 का 10% निकालो, तो 120 का 10% कितना होता है, 12, तो 5% इसका आधा हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। तो 120 में से 6 डिस्काउंट दे रहे हैं तो बेचेंगे कितने में, 114 में चीज़ बेचेंगे। अब 100 रुपए में लाए थे और सेठ जी को मिले 114 रुपए, तो बोलो लाभ कितना हुआ इनका, तो आपको दिख रहा होगा कि 100 की चीज़ 114 में जा रही है, मतलब 14% का लाभ है। तो सेठ जी 14% का लाभ पाके देखो खुश हो गए कि नहीं हो गए, हाँ हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14% का लाभ हो जाएगा। चलिए आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि रेखा चित्र का प्रयोग मुख्यतः होता है बीज गणित में, कक्षा में, संगीत में या ज्ञान में। किसका रेखा चित्र का प्रयोग काय में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीज गणित में इसका प्रयोग होता है ना, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए पढ़ने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक आदमी ने 800 रुपये प्रति बैग की दर से चावल के 7 बैग खरीदे, ठीक है साहब। फिर बोल रहा है, यहाँ आपका पूर्ण विराम है, फिर लिख रहा है कि चावल के 8 बैग 1000 रुपये प्रति बैग की दर से। फिर बोल रहा है कि 5 बैग 1200 रुपये की दर से खरीदे। तो प्रत्येक यानी कि एक बैग की औसत लागत क्या है, यानी कि एक बैग अगर लाता है तो वो औसत क्या है आपका, है ना। तो आपको कैसे करना है, चलिए करने की कोशिश करते हैं। वो बोल रहा है कि 800 रुपये प्रति बैग के हिसाब से 7 बैग लाया तो कितने रुपए लग गए होंगे, 5600 रुपये लग गए होंगे, 8 7 56, ठीक है साहब। फिर बोल रहा है चावल के 8 बैग लाया 1000 रुपये के, 1000 रुपये के हिसाब से 8 बैग लाया तो कितने रुपए लग गए होंगे, तो 8000, ठीक है साहब। फिर बोल रहा है कि उसने 5 बैग खरीदे कितने, 1200 रुपये प्रति बैग के हिसाब से, 5 बैग खरीदेगा तो 12 पंजे 60 यानी कि 6000 रुपये ये लग गए। तो टोटल रुपए आपके लग गए कितने, 0 0 6 का 6 और कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 और 5 19, यानी 19,600 रुपये लग गए। कितने रुपए लग गए टोटल, 19,600 रुपये लग गए। अब टोटल बैग कितने हैं तो आपने गिने यहाँ से 7 बैग तो ये, 8 बैग ये
और 5 बैग ये, तो 7 और 8 मिला के कितना हो गया 15, 15 और 5 हो ला के हो गया 20, यानी कि टोटल 20 बैग हैं। तो 19,600 में 20 बैग आए, तो एक बैग कितने का है, तो आप निकाल लोगे, एक जीरो से काटोगे आप एक जीरो, और दो से करोगे तो 2 9 18, एक बचा 2 8 16, यानी कि 980, यानी एक बैग औसतन आपका पड़ता है 980 रुपए का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिएगा लिखा हुआ है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में। तो आप सभी को पता है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहाँ लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर। और सामान्य को समझा जाता है नियम और विशिष्ट को समझा जाता है उदाहरण, है ना। तो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तो आपकी आगमन विधि होती है, जिसमें नियम पहले बता दिया जाए फिर उदाहरण करवाया जाए तो उसको बोला जाता है निगमन विधि, और पहले उदाहरण समझाकर फिर नियम की ओर जाया जाए तो आपकी होती है आगमन विधि। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिएगा कि एक संख्या में पहले 20% की कमी हुई, ठीक है साहब, फिर कमी आई संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो परिणामी जो संख्या है मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। चलिए अपन क्या करते हैं, प्रतिशत की बात हुई है तो अपने को क्या करना है कि 100 पे ले लेते हैं। देखना अभी आपका जो शाम को चल रही है ना 7 बजे क्लास, लाइव क्लास जो चलती, लाइव तो क्या है वो प्रीमियर है, रिकॉर्डेड वीडियो है वो, पर उसमें आपका जब परसेंटेज लूंगा ना इसके जस्ट बाद, ये अभी एवरेज चैप्टर चल रहा है, कल शाम को 7 बजे देखी होगी आपने, तो उसमें एवरेज चैप्टर चल रहा है, उसके बाद चलेगा परसेंटेज चैप्टर। तो आपके जो एमपीटेट के जो जितने भी लोग हैं ना, इन सब के जो चैप्टर मैंने करवाए वीडियो कोर्स में, वीडियो कोर्स में तो आपके जो सिलेबस में था वो है। अभी जो शाम को 7 बजे चल रही इसमें वो सारे चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर हैं जो आपके उसमें नहीं दिए हैं, तो आपके उसमें नहीं दिए हैं पर आपको सबको पढ़ लेना है, क्योंकि आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, और एक्स्ट्रा जितने चैप्टर हैं वो सारा 7 बजे हो जाएंगे शाम को। तो आपको शाम को 7 बजे डेली आपको वीडियो देखना है, और सुबह 7 बजे आपका मॉक टेस्ट, और शाम को चैप्टर वाला वीडियो, एक नंबर काम। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैसे 20% की कमी हुई, मान लेते हैं अपनी संख्या 100 मान लेते हैं, ठीक है साहब। तो 20% की जैसी कमी बोलेंगे आप कर दोगे इसको 80 हो जाएगी, ठीक है साहब। अब 80 हो गई, वो बोल रहा है कि कमी आई हुई संख्या में, मतलब इस 80 में 20% की वृद्धि करना है। अब 20% की वृद्धि करेंगे तो 80 का 20% क्या 100 लिख दूं क्या डायरेक्ट, नहीं नहीं नहीं, 80 का 20% आप निकालेंगे इधर, तो 80 का 20% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 दूनी 16, यानी कि इसमें 16 जोड़ना है, तो आपका 80 से हो जाएगा 96, ठीक है साहब। तो आ गई बात समझ में कि भैया 16 जोड़ते ही मेरा 96 आता है, मतलब संख्या पहले जो थी आपकी 100 थी और अब हो गई 96। वो बोल रहा है कि परिणामी संख्या यानी कि 96 मूल संख्या से कितनी कम है, 20 कम है, लेकिन अपनी तो परसेंटेज में कितनी कम है, अपनी तो 4% कम आ रही है, और उसके संख्या में आ रही है 20, यानी कि ये जो अपना 4% है ये उसका 20 के बराबर है, तो उसके 20 के नीचे अपना 4 लिखा, यानी कि उसका 20 अपने 4 के बराबर है। तो वो बोल रहा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या अपने 100 मानी थी, इसलिए इंटू क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। तो 4 से मैंने काटा, तो 4 से किया तो 4 5 20, और 5 इंटू 100 किया तो 500, यानी कि वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या थी 500, है ना। आप करके भी देख सकते हैं, 500 में 20% की कमी करेंगे तो 500 को 20% कितना होता है 10%, तो आपको 50 होता है, 20% 100, यानी कि आप 100 का कम करते हैं तो 400 आता है। वो बोल रहा है फिर इसमें 20% की वृद्धि करो तो 400 का 10% कितना 40, 20% 80, तो आप 400 का 20% बढ़ाएंगे तो 480 बढ़ा देंगे तो 480 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि मूल संख्या से कितना कम है, तो देख लो 20 कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500, यानी कि 500 आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है, विभिन्न संकेतों का ज्ञान कहाँ होता है, अंक गणित शिक्षण से, रेखा गणित शिक्षण से, बीज गणित शिक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विभिन्न संकेतों का ज्ञान कहाँ से होता है, तो ये होता है आपका बीज गणित शिक्षण से आपको ज्ञान होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका ट्रेन से संबंधित है
है ना, चाल समय दूरी, है ना, उससे संबंधित है। लिखा हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है। यदि चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए या फिर कम होती तो पहुंचने में लगा समय होता 7.5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे या 6 घंटे। चलिए करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितना चल रही है, 80 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, तो बताओ 7 घंटे में कितनी चलेगी। तो 1 घंटे में 80, तो 7 घंटे में कितना, 8×7=56, यानी कि 560 किलोमीटर की दूरी है। किसके बीच में, कोलकाता और रांची के बीच में 560 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है साहब। वो बोल रहा है यदि चाल क्या करें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो 80 की जगह 10 कम कर देगा, तो अब चाल कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। बोल रहा है अब कितना समय लगेगा कि 560 किलोमीटर चला जाए। तो अब समय यहाँ पर निकालना है, तो समय निकालना है, तो ये 70 गुणे में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको इधर लिख देंगे 70, 1 0 से 1 0 और 7 से काटेंगे 7 8 56, तो यहाँ आ जाएंगे 8 घंटे। तो अब कितना समय लगेगा, 8 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का प्रारंभ होता है संख्या बोध, है ना, शिक्षण का प्रारंभ होता है किससे, संख्या बोध से, प्रमेय बोध से, भिन्न बोध से या गुणा बोध से। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संख्या बोध से जो है आपका शिक्षण का प्रारंभ होता है। यानी कि सबसे पहले संख्याओं का बोध कराया जाता है, यानी कि संख्या होती है ना 0 1 2, आपके अबेकस से पढ़ाया जाता है। वो बचपन में देखा होगा ना, एक पटिया जैसा आता था, उसमें रिंगे लगी होती थी, याद है आपको, उसको अबेकस का बोला जाता है, जिसमें एक मोती यहाँ होता था, फिर 2 मोती होते थे, फिर 3 मोती होते थे। अपन इसको यूं उल्टा कर देते थे, फिर सारे मोती इधर आ जाते थे, फिर वापिस से इधर करते थे, है ना, बचपन में याद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, है ना। बचपन याद करेंगे तो अभी अच्छा नहीं लगेगा। चलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में एक ट्रेन को 15 घंटे लगते हैं। ठीक है साहब, बात समझ में आ भी गई होगी आपके कि यदि वह समान दूरी 12 घंटे में तय करना चाहे तो गति कितनी होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपने किया वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे करना है, वो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है साहब, यानी 1 घंटे में 60 चलता है। अब 15 घंटे लग रहे हैं, तो कितनी दूरी रही होगी, तो आप 15 का इंटू कर दोगे, 1 घंटे में 60 तो 15 घंटे में कितना, 15 छंग 90, 90 के बाद एक और 0, ये लो साहब, तो 900 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है साहब, यदि वह समान दूरी यानी कि 900 को 12 घंटे में तय करना चाहे, मान लो कुछ भी आपकी स्पीड रही हो, 12 घंटे में तय करना चाहे तो आपकी कितनी स्पीड रखना होगी, लेकिन दूरी तो आपकी 900 ही रहेगी। तो आपको ये स्पीड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 12 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, नीचे, यानी कि 90 के नीचे ले जाएंगे। तो आप 12 यहाँ लाएंगे, तो 12 यहाँ लाते आप 12 से काटेंगे, 12 साथी 84, है ना, और कितना बच रहा है, 84 के बाद 6 बच रहा है, हाँ 12 5 60, यानी कि स्पीड रखना पड़ेगी 75। तो 75 स्पीड रखना पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करती है। तो आपको पता चली गया कि दूरी कितनी है। ठीक है साहब, यदि खत्म करती थी 7 घंटे में समान दूरी तय करने में गाड़ी को गति में कितनी वृद्धि करना चाहिए। चलिए आप करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी आप लोगों ने ऊपर किया, आपको बस इसमें बढ़ाना है कि कितनी गति आपकी बढ़ती है। चलिए करने की कोशिश करते हैं कैसे। अब 42 की स्पीड थी और 10 घंटे से चलती है, तो आप बताओ कितनी दूरी तय करेगी, 420। ठीक है सर, अब वो बोल रहा है कि यही दूरी यानी कि 420 को ही आपको 7 घंटे में तय करना है, तो स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, यानी 42 से कितनी बढ़ानी होगी, अभी देख लेते हैं। आप 7 से काटोगे तो 7 छंग 42, यानी कि स्पीड हो गई आपकी 60। अब 60 स्पीड होगी तभी आप तय कर पाओगे 7 घंटे में। अब 60 स्पीड हो गई तो 60 तो आंसर नहीं दिख रहा है, उसने बोला है कितने से वृद्धि करना है। वृद्धि करना है मतलब 42 तो पहले है, अभी 60 हो गई है, तो कितनी वृद्धि हुई, 10 में से 2 गया 8, इधर कितना बचा 5, 5 में 4 गया 1, यानी कि 18 की वृद्धि हो गई। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है रेखा चित्र के अपने क्या होते हैं, गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, क्रिया होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेखा चित्र के क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेखा चित्र के अपने गुण होते हैं, है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि यदि 6 वर्ष में अरिजीत, अरिजीत वो नहीं तुम ही हो, वो अरिजीत नहीं, अरिजीत सिंह नहीं, अलग है ना, अरिजीत मतलब प्राप्त, साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि यदि 6 साल में साधारण ब्याज जो है मूलधन का 30% हो जाता है, तो साधारण मतलब मूलधन के बराबर कब हो जाएगा, यानी कि 100 कब हो जाएगा। चलो करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप रेट निकालो। रेट कैसे निकालेंगे, चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेता हूँ मैं, अगर मान लेता हूँ मैं मूलधन मान रहा हूँ 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा 30%, यानी 30। तो ब्याज की जगह यानी कि आप लिखते हो, 1 मिनट, आप लिखते हो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना, मूलधन आना जरूरी, ठीक है, बटे 100। तो आपने क्या किया, 30% के बराबर है, तो साधारण ब्याज आप लोगों ने लिख दिया, 1 मिनट, साधारण ब्याज आप लोगों ने लिख दिया, कितना लिखा, 1 मिनट, ये डिलीट, हाँ ठीक है, साधारण ब्याज आप लोगों ने कितना लिख दिया, 30 लिख दिया, और आपका मूलधन कितना था, 100। तो आप क्या करते हो, रेट पता करना है, और 6 वर्ष में हुआ था ये, तो बटे 100। तो आप क्या कर दोगे, 100 से 100 काटा, 6 से आया 5, तो 5% आपकी रेट है, ठीक है साहब। आपको क्या करना है, किसके बराबर करना है मूलधन, आपके मूलधन करना है 100 के बराबर, यानी कि मूलधन कितना करना है, यानी कि ब्याज भी आपको 100 रखना है, आपकी मूलधन भी 100 है, और आपकी रेट कितनी है 5%। तो कितने टाइम में हो जाएगा, तो टी लिख देंगे और बटे कर देंगे आप 100। तो 100 से काट देंगे 100, और इस 5 से कट जाएगा ये 20 बार, यानी कि 20 सालों में जो है 5% की रेट से मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 वर्षों में 100 रुपये ब्याज हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 वाले क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा हुआ है अंक गणित में डैश, यानी कि रिक्त स्थान का ज्ञान आधारभूत प्रक्रिया है। आधारभूत यानी बहुत ही बेसिक जो है वो क्या है, चलिए किसका ज्ञान जो है बिल्कुल बेसिक है, काई में अंक गणित में शब्दों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, संख्या का ज्ञान या क्रिया का ज्ञान। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंक गणित में सबसे बेसिक जो है अंकों का ज्ञान होना चाहिए। अंकों का यानी कि 0 1 2 3 4 ये आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर इन अंकों से मिलकर संख्या बनती है, तो संख्या जो है वो आपकी सेकंड स्टेप है, संख्या आपकी सेकंड स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप क्या है, अंक, यानी कि अंकों का ज्ञान सबसे आधारभूत प्रक्रिया इसमें हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, यदि अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, 65 रुपये मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे, 55 रुपये मिलेंगे या 45 रुपये मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग करके बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैसे पहले किया हुआ है हमने। देखिए एक पेंसिल का मूल्य है आपका 2.5 रुपये, यानी कि 2.5। अब बोल रहा है 1.5 दर्जन, यानी कि एक दर्जन में 12 पेंसिल होती है, आधा दर्जन और जोड़ दो तो 6 और जोड़ दो, यानी कि 1.5 दर्जन में पेंसिलें हो जाएगी आपकी 18। तो आपका 2.5 का इंटू करना है आपको 18 में। चलिए पॉइंट का पॉइंट रहने देते हैं, 18 पंजे कितना होता है 90, यानी कि 0 लगाकर हासिल लगा देंगे 9। 18 दून कितना होता है, 18 दूना 36 है ना, 8 दून 16, हाँ 18 दून 36, 36 और 9 कितना हो गया, तो 36 और 10 जोड़ेंगे 46, 46 में एक काम कर देंगे 45, और यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 45 रुपये में आपकी पेंसिलें आ जाएगी। तो 45 आंसर मत लगा देना, क्यों नहीं लगा देना, क्योंकि अभी तो 100 रुपये का नोट हमने दिया है दुकानदार को, वो क्या करेगा, 45 रुपये बन रहे हैं पेंसिलों के, तो वो काटेगा। अब वापिस कितने देगा, तो वापिस देगा 55 रुपये। तो आपका आंसर होगा ना कि 45, आपका आंसर हो जाएगा 55 रुपये। तो ये सावधानी हमें एग्जाम में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन वही गलत होते, ध्यान रखना, एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो ये होते हैं, कौन से, सिंपल क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। जो आपको देखते ही लगता है ना कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया, वो क्वेश्चन गलत होने के चांस 50% बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपना दिमाग अनअवेयर हो जाता है, वहाँ पर अपन थोड़ा ढील दे देते हैं, और क्वेश्चन जैसे टफ आया अपना दिमाग अलर्ट हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि से कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना, 3 गुना, 9 गुना, 6 गुना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा। परिधि क्या होती है, परिधि का वही रेशियो रहता है जो आपका त्रिज्या का रेशियो रहता है। मान लो 2 व्रत हैं, ये व्रत है और एक और ये व्रत है। मान लो इसकी त्रिज्या 1 थी और आपने 3 गुना कर दी, इसकी त्रिज्या हो गई आपकी 3 हो गई। अब इसकी जो परिधि थी वो थी 2 पाई आर, और इसकी भी परिधि क्या रहेगी 2 पाई आर।
अब 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और रेडियस आपकी 1 थी और यहाँ रेडियस 3 हो जाएगी, तो आपकी आपकी परिधि भी कितना गुना हो गई, रेडियस 3 गुना हुई तो परिधि भी कितना गुना हो गई, 3 गुना। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 गुना हो जाएगी। मान लो यहाँ पर नया क्षेत्रफल दे देता कि नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा आंसर चेंज होता। कब होता, जब यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ। फिलहाल तो 3 आंसर है, अब क्षेत्रफल का कब भी करके देख लेते हैं। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पुराने का पाई आर स्क्वायर, नए का भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें आर आपकी 1 है और इसमें हो जाएगी 3, और पाई से पाई कैंसिल हो जाए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो हो जाएगा 9। तो आपका जो क्षेत्रफल पहले 1 था अभी 9 हो गया, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछता तो आपका आंसर 9 गुना होता, लेकिन फिलहाल आंसर कितना है, 3 गुना। आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, किसी मेले के अवसर पर कक्षा 4 में, कक्षा चौथी में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षा में चर्चा आरंभ की गई। यानी कि सेल जो लगती है ना, जो माताएं बहनें देखती हैं 30% ऑफ में पति को खींच के ले जाती है, फिर वो वहाँ जाके साड़ियाँ देखती है ना कि ये 30% ऑफ में है, 50% वो साड़ियाँ दिखाती है तरह तरह की, न कि ये भाभी आप पे जच रही है ना, भाभी भैया पूछेगी भैया कैसी लग रही है ये, तो उधर भैया जो खड़े हैं वो भी यूँ थोड़ा अपने मुंह करके हाँ ले लो, जैसी भी है पैसे उसको देने पड़ रहे हैं, है ना, समझ रहे हो बात को। चलो अब वो बोल रहा है कि इस प्रकार की जो चर्चा की गई उससे क्या होता है। आरंभ की गई कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या करती है, अपने वाद विवाद संबंधित कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों को सहायता करती है, या फिर कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब कर देती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं कि उपेक्षा की जानी है। उपेक्षा का मतलब होता है, 2 तरह के वर्ड होते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब अच्छा और उपेक्षा का मतलब बुराई, कि बुराई की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो क्या करती है ऐसी चर्चा, आप इन चारों ऑप्शन में से लगा लो कि कौन सा राइट आंसर है। तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करती है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल 50 मीटर और 150 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आयताकार खेत है ना, उसका परिमाप 50 है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर आपको 50 दे रखा है, तो 2 से आप काटोगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई जोड़ने पर 25 आनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई जोड़ने पर 25 केवल ऑप्शन नंबर सी में आ रही है कि 15 और 10 जोड़ने पर 25 आ रहा है और गुणा करने पर 150, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए, समबाहु त्रिभुज या फिर सम द्विबाहु त्रिभुज या फिर अधिक कोण त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अब मैं चेक कर लेता हूँ। अब त्रिभुज आपका इस प्रकार की आकृति होती है, समझ लीजिए। अब इसमें आपका 5, 12, 13 आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये जो है समकोण त्रिभुज है। यानी कि 5 आपका बेस है, ये 12 है और ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर करते हैं 169, तो ये 12 का स्क्वायर 144 और ये 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर ये आता है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका। और समबाहु क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5, 12, 13 समबाहु का मतलब क्या होता है, समबाहु का मतलब होता है सम यानी कि होता है समान, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। तो समान भुजाएं हैं क्या 5, 12, 13? नहीं नहीं नहीं, समबाहु तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा खत्म। अब ये अगर मान लो यहाँ पे आपका 5, 5 और 12 होता तो सम द्विबाहु हो जाता, क्योंकि द्विबाहु यानी कि 2 भुजाएं समान होने पर, लेकिन समान तो है नहीं। अधिक कोण त्रिभुज कब होता, जब आप क्या करते कि 5, 12, 13 की जो इस आपका जो कोण बनते वो एक अधिक कोण बनता, लेकिन नहीं बन रहा है, इसमें तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये हो जाएगा समकोण। तो समकोण त्रिभुज आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। लिखा हुआ है गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है।
लिखित कार्य में संशोधन से, अधिक होमवर्क से, ब्लैक बोर्ड पर गणित शिक्षण से, या ग्रुप अभ्यास से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है, लिखित कार्य में संशोधन से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। लिखा हुआ है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या घट या बढ़ सकती है। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइन, यानी कि मान लो ये एक लाइन है ए बी, तो इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देता हूँ मैं बी सी, तो ये ए बी और बी सी या फिर ए बी सी डी, ये जो लाइनें हैं है ना, ये क्या है, समांतर हैं। तो इनमें क्या घटती है, क्या बीच की दूरी कभी भी घटती बढ़ती नहीं है, बराबर रहती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। चलो ठीक है, इस प्रकार से यानी कि ए बी और बी सी ये कभी भी अनंत तक नहीं मिलेगी, है ना। इनके बीच में दूरी यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 है, और 5 किलोमीटर आगे भी जाकर दूरी जो कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। लिखा हुआ है कि मोहन गणित का अध्यापक है, बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है, ठीक है ना, तथा बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है कि गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। यानी कि एक बात कहता है, मोहन ने क्या बात कही कि गृह कार्य जो है बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, यानी होमवर्क ऐसा होना चाहिए चुनौतीपूर्ण। होता था ना अपने बचपन में, जैसे मास्टरों को पता चलता था कि 2 दिन की छुट्टी है ना, तो वो 20 दिन का होमवर्क दे देते थे। पता नहीं क्या दुश्मनी थी, भगवान ही जाने, हैं 2 दिन की छुट्टी में 20 दिन का होमवर्क दे देते थे। उनको यूं नहीं कि बच्चा 2 दिन में खेल ले, कुछ बाहर कूद ले, है ना। अपने टाइम पे जैसे बाहर मिल जाते थे अपन, मार साहब निकलते थे, अपन घर में छुप जाते थे। हालांकि अब तो ऐसा नहीं रहा। चलो, इसमें क्या बोला कि गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। ये कथन मोहन ने तो कहा, लेकिन मोहन ने किसी से सुन के कहा। तो किससे सुन के कहा ये देखना है आपको। स्टीफन से सुन के कहा, लॉरेन फॉक्स से कहा, पार्कर से कहा, या बेलार्ड ने कहा। तो एक्चुअल में जो ये कथन गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ये किसने कहा, तो ये कहा आपका लॉरेन फॉक्स ने, है ना। चुनौतीपूर्ण होना चाहिए ये कहा लॉरेन फॉक्स ने। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। सोनम एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। यदि वृत्त की त्रिज्या a सेंटीमीटर हो तो उसे 6 चक्करों में चली गई दूरी क्या है। यानी कि एक वृत्ताकार पथ है, हालांकि ये वृत्ताकार तो नहीं बना, भगवानी मालिक है इनका, तो चलो पर समझ जाओ। इस पथ पे चल रही है सोनम, है ना, ये समझ लो ये सोनम है। रुको, सोनम अब हुई, ठीक है, सोनम चल रही है और 6 चक्करों में चली गई दूरी क्या है। तो एक चक्कर में दूरी कितनी, तो आप बोलोगे एक चक्कर में चलेगी तो 2πr चलेगी, यानी कि 2πr आपकी एक चक्कर की दूरी है। अब वो बोल रहा है कि 6 चक्कर चलेगी, तो 6 से क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 पाई, और आर आपकी क्या बोली थी उसने, ए सेंटीमीटर, रेडियस क्या है, तो 12 पाई ए कहाँ दिख रहा है, देखो, हाँ ऑप्शन नंबर आपका डी है। 12 पाई ए स्क्वायर नहीं होगा, आप ये गलत कर देना, ये नहीं होगा, ये क्योंकि क्षेत्रफल का है, ए स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर तो आपका क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि 12, ये पाई इतना जोरदार तो नहीं बना मेरे से, पर देख लेना, है ना। 12 पाई ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। लिखा हुआ है कि 64 मीटर लंबे मैदान में 17 पेड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पेड़ की दूरी समान है, यानी कि उनके बीच में दूरी समान है। इस मैदान के प्रत्येक किनारे पर पेड़ लगे हों तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए, 64 मीटर लंबा है, ठीक है साहब, मान लो ये लंबाई है आपकी 64 मीटर, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। वो बोल रहा है कि 17 पेड़ लगाए गए, यानी कि यहाँ भी पेड़ है और यहाँ भी पेड़ है, यानी कि टोटल जो पेड़ होंगे वो बीच में दूरी कितनी होगी, 16 दूरियाँ होगी, क्योंकि साइड में और साइड में लगे हुए हैं 16 दूरियाँ होगी, और 64 मीटर की दूरी है तो सबके बीच में 16 पेड़ हो रहे हैं, तो एक पेड़ के बीच में दूरी कितनी रही होगी, 4 मीटर, यानी कि 16 चौक 64, 4 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना, के अंकों का योग तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग में कितना अंतर है। तो आपको पता होगा, बड़ा सिंपल है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की होती है भैया 99। वो बोल रहा है इसके अंकों का योग, यानी कि 9 और 9 का योग कितना हो रहा है, 18,
ठीक है, 9 9 18, ठीक है साहब। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। सबसे बड़ी पूछता तो जरूर 999 होता। और इसके अंकों का योग 100 का अंक का योग कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। वो बोल रहा है इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर तो आपका 17 है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये इस प्रकार से, चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी कि 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को स्कोर जरूर कमेंट करना है सभी को, और जो लोग डेली कमेंट करते हैं उन लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़, आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना सभी को। आपकी एग्ज़ाम आएगी ज़रूर, आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई मत छोड़िएगा, मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है। और आप लोगों के लिए एक चीज़ और स्टार्ट की है कि कंप्लीट मैथ्स फॉर एमपीएसआई और एमपी पुलिस, और एमपीएसआई एमपी पुलिस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप नहीं देखो, तो एमपी टेट वालों के लिए भी है। बस एमपी टेट वालों के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, तो आपके ये सिलेबस वाले चैप्टर भी आएंगे, पर अभी आपके जो शुरू हो रहे हैं वो आ रहे हैं, एवरेज आ रहा है, फिर परसेंटेज आ रहा है। तो ये जो डेली आपके ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारी एग्जाम में जो मैथ्स आती है वो सारी मैथ्स अपन बेसिक से बिल्कुल क्लियर करेंगे। शाम को आ रही है आपकी 7 बजे डेली क्लास आती है, तो सुबह 7 बजे तो आपका मॉक टेस्ट सुबह, है ना, सुबह तो मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका, और शाम को आ जाएगा चैप्टर। तो ये बहुत बहुत बेस्ट काम हो जाएगा आपके लिए। तो शाम को देखना मत भूलिएगा, 7 बजे आपका डेली आता है ना। आपका नोटिफिकेशन आया नहीं आया बिल्कुल जाके चेक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ईमानदारी से ये जो शाम को जो चीज़ चलाई इसमें बहुत आपका बहुत फ़ायदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक एक चैप्टर के मैं 12 टाइप के, है ना, 20 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो यूँ मान के चलो एक एक चैप्टर के 100+ क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। तो हर चैप्टर के अगर 100+ क्वेश्चन होंगे तो आपकी तैयारी यकीन मान के चलिए बहुत बेस्ट हो जाएगी। बस आप जो चैप्टर चाह रहे थे कि सर आपने लाभ हानि भी नहीं कराया, परसेंट नहीं कराया, एवरेज नहीं कराया, तो ये सारे चैप्टर मैंने इसीलिए स्टार्ट किए हैं। तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। कल भी एक वीडियो आया था, उसमें एवरेज का बेसिक से स्टार्ट किया है, पहला टाइप करवा दिया है उसमें साधारण प्रश्न। अगला टाइप उसमें आएगा आपका कौन सा, कि कोई संख्या या व्यक्ति उसमें शामिल हो जाए ग्रुप में। तो ऐसे करके 12 टाइप बना रखे हैं, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और एक और चीज़, किसी को अगर कोर्स की ज़रूरत हो घर बैठे, है ना, 40 डेज़ का कोर्स है आपका एमपी टेट का। जो सिलेबस में जो चैप्टर दिए हैं वो सारे करवा रखे हैं, 40 वीडियो हैं, घर बैठे पूरा ऑनलाइन कोर्स खरीदें 499 रुपये में। और नंबर ये दिए हैं, इस पर आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और एक और चीज़, वो आपसे एक निवेदन जरूर चाहूँगा कि शाम को जो 7 बजे वीडियो आएगा वो ज़रूर देखिएगा, आपका निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही कमेंट करने के लिए बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।